Hello everyone, I hope you all are doing well. So today our next chapter is heat and temperature, that is chapter number 4. Okay, so what do we mean by temperature? हम temperature को कैसे define करते हैं? It is used to measure the degree of hotness or coldness of a body. जब हम temperature की बात करते हैं तो हम इसको लगा लेते हैं कि जब temperature rise होगा सिर्फ तभी ही हम temperature को consideration में लेते हैं, ऐसा नहीं होता. It is used to measure the degree of hotness or coldness of a body. किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं. ओके, सो टेम्परेचर को डिफाइन तो हमने कर दिया. अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं? सो द डिवाइस वी यूज्ड इज थर्मोमीटर. कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम? थर्मोमीटर. दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. जो कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है? थर्मल एक्सपेंशन पे. सो व्हाट डू वी मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन? जब भी आप किसी भी बॉडी को मतलब वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, जब भी आप उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्सपेंड होगी. तो ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? थर्मल एक्सपेंशन. तो सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं हमारे थर्मोमीटर पे, दैट इज मर्क्यूरी और एल्कोहल. यूजुअली हम जो यूज करते हैं, जो हमारे थर्मोमीटर में हमें देखने को मिलता है, दैट इज मर्क्यूरी. ऐसा क्यों है? हम मर्क्यूरी को जो है वो क्यों यूज करते हैं थर्मोमीटर में? सो हम एडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार मर्क्यूरी की. इट शोस यूनिफॉर्म एक्सपेंशन. ये यूनिफॉर्म एक्सपेंशन शो करता है कि मतलब हीट के साथ जैसे जैसे हीट इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका जो है मर्क्यूरी में राइज आसानी से देखा जा सकता है. इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब. मतलब कि जिस भी ट्यूब में इसे डाला जाता है वो उसकी ग्लास से टच नहीं होता, उसकी ग्लास को स्टिक नहीं करता. मतलब कि उसके टेम्परेचर को वो नहीं साथ में कंसीडर करेगा. आप जिस भी बॉडी के अंदर उसको डालेंगे उसके बाद भी वो टेम्परेचर में राइज या फॉल शो करेगा. इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट. आपकी मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सपोज अगर डाला तो आपने किसी बॉडी में डाला आपने थर्मोमीटर को और एकदम से मर्क्यूरी बॉयल होने लग जाए, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट. इट्स ओपेक एंड शाइनी. देखो, अब हमें जो सब्सटेंस है वो दिखना भी आसानी से चाहिए, है ना, कि वो विजिबल भी आसानी से होना चाहिए. तो इट इज शाइनी नेचर जो है, आसानी से हमें विजिबल भी हो जाता है. मतलब जैसे हम इसको अपने सपोज किसी बच्चे को फीवर है, ठीक है, तो अगर उसके आप माउथ में थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद वो जो राइज दिखाता है वो एक बार के लिए राइज आपका रुक भी जाता है. तो वो किसकी वजह से रुकता है? बिकॉज आपका जो थर्मोमीटर होता है उसमें किंक होता है. ठीक है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी. व्हाट डज इट मीन? कि एकदम से आपका जो मर्क्यूरी एक टेम्परेचर तक राइज हुआ वो एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, कुछ टाइम के लिए वो वहाँ बना रहेगा, सो दैट हम आसानी से जो टेम्परेचर है उसको नोट डाउन कर सकें. ठीक है, तो आपका वो शाइनी मटेरियल है. शाइनी मटेरियल होने के कारण हम इजीली जो है उसको चेक भी कर पाते हैं. तो अब हमने ये तो देख लिया कि थर्मोमीटर में हम जो है टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर कर सकते हैं. लेकिन क्या हमारे पास जो यूनिट है वो सिर्फ एक ही है? तो आंसर इज नो. वी हैव 3 यूनिट्स. हमारे पास 3 यूनिट्स हैं टेम्परेचर मेजर करने की. दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. इन तीनों में से जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे कि हम एसआई यूनिट बोलते हैं, दैट इज केल्विन. केल्विन जो है आपकी एसआई यूनिट है जो कि साइंटिफिकली यूज की जाती है. One by one we will be discussing on the 3 types of temperature scales. Okay, so our first one is Celsius scale. So it is devised by Andrew Celsius. कि फर्स्ट टाइम किसने इस डिवाइस को डिवाइस किसने किया था? दैट इज एंड्रू सेल्सियस. उसके बाद हम अगर किसी भी पर्टिकुलर डिग्री स्केल को अगर हम बताते हैं तो हम वाटर को एज अ ऑब्जेक्ट लेके उसी की ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में बताते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे प्योर वाटर का, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. वी ऑल नो इट वेरी वेल. हम यूजुअली ये बोलते भी हैं
कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत कॉमनली हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिग्री सेल्सियस मतलब कि जिस थर्मोमीटर में डिग्री सेल्सियस वाली यूनिट होगी उसमें डिवीजन कितने होंगे, देखो 0 से लेके 100 तक कितने डिवीजन हो गए, 100 डिवीजन हो गए, और आपका जो एक डिवीजन है वो कितने के बराबर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब इसको आप कोरिलेट कैसे कर सकते हो, जैसे आप यूजुअली डे टू डे लाइफ में स्केल यूज करते हैं, वो नॉर्मली आपका 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उसमें आपका क्या होता है 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपके 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने डिवीजन हो गए, आपके 100 डिवीजन हो गए, और वो जो 1 डिवीजन है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल्सियस स्केल, नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल। अब जो हमारा सेल्सियस स्केल है उसको तो एंग्लो सेल्सियस ने डिवाइस किया था, फ़ारेनहाइट को जो डिवाइस किया था वो किसने किया था, गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। एज वी कैन सी इनके जो सरनेम है उन्हीं के बेसिस पे हमने इन डिग्री स्केल्स का नाम लिया हुआ है। सो दैट इज गैब्रियल फ़ारेनहाइट। We have different numerical value as well as unit for different scales. So melting point of pure water is 32 degree Fahrenheit. अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो स्केल पे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट, सपोज कि आपका जस्ट आपने सॉलिडाइज वाटर फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी, ठीक है, अब उसने मेल्ट होना शुरू किया, तो जब आप थर्मोमीटर उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपके पास वो कितना टेम्परेचर शो करेगा फ़ारेनहाइट के टर्म्स में, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया और जस्ट वो बॉईल होना शुरू हुआ है तो उस टाइम पे अगर आप उसमें फ़ारेनहाइट स्केल डालेंगे तो वो कितना शो करेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो आप इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज 180, तो आप इसको कितने में डिवाइड करते हो, इसमें 180 डिवीजन होते हैं, और आपका एक डिवीजन जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। नेक्स्ट इज केल्विन स्केल, डिवाइस बाय लॉर्ड केल्विन। किसने डिवाइस किया था इसको, लॉर्ड केल्विन ने। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, इट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है ये। हम हर एक जैसे मास की हम वेलोसिटी लेके चलते हैं उसकी एसआई यूनिट हम मीटर पर सेकंड लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन लेते हैं तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट की हम लेके चलते हैं जैसे, ठीक है, ग्राम में लेके चलते हैं यूजुअली। तो हर एक यूनिट की अपनी क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज 273 केल्विन। अब आपको दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक्चुअल में टेम्परेचर है कितना, बिकॉज इन डे टू डे लाइफ वी यूज डिग्री सेल्सियस एज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो कि हमें वेदर फोरकास्टिंग से जो हमारी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम डिग्री सेल्सियस के लिए हैबिचुएटेड है कि आज का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है। ये जो दो स्केल्स है हमारे लिए ये न्यू है, ठीक है। अब आप ये लगा सकते हो कि उस स्केल में जैसे आपका जो केल्विन स्केल जो है, जब आपका आइस मेल्ट होना शुरू हुआ तो आप जब उस थर्मोमीटर को उसमें इंसर्ट करोगे तो वो कितना टेम्परेचर शो करेगा केल्विन में, दैट इज 273 केल्विन। और अगर बॉइलिंग वाटर के अंदर उसको इंसर्ट करोगे तो कितना शो करेगा बॉइलिंग पॉइंट, 373 केल्विन। ओके, इसमें भी आपके कितने डिवीजन हो गए, 100 डिवीजन हो गए, है ना। और आपका जो एक डिवीजन है वो किसके बराबर है, 1 केल्विन के बराबर है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे हम रिलेशन की अगर बात करें तो हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना बहुत आसान है। कैसे, अगर हमें जितने भी, जैसे ये देखिए आप 0 डिग्री यहाँ पर है मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कितने के बराबर है, 273 केल्विन के बराबर, ठीक है। मतलब हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितने के बराबर है, 273 केल्विन के बराबर।
अगर मुझे 10 डिग्री चाहिए, ठीक है, तो इसको अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस में 10 दैट इज 274 केल्विन। ठीक है, आपको सिंपली कोई भी टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, 273 ऐड करना है। सॉरी 373 आपने जैसे कि देखा आपका किसका है, बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन की टर्म्स में, जबकि आपका अगर डिग्री सेल्सियस की टर्म्स में देखें तो दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मुझे अगर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या ऐड करना होता है, 273। समझ गए? तो 273 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। ओके, so we have discussed about the degree scales of temperature. Now we will be discussing about, okay, let's see the interconversion scale. अगर हमें कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और हमें डेटा किस में दे रखा होगा, फ़ारेनहाइट में। तो द फॉर्मूला इज 5/9 ब्रैकेट स्टार्ट फ़ारेनहाइट माइनस में 32। ओके, आपको जो भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी जाएगी वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, उस वैल्यू में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। ओके, अगर आपको फ़ारेनहाइट में आंसर चाहिए और आपको जो टेम्परेचर गिवन है वो किसमें गिवन है, डिग्री सेल्सियस में, तो जो टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है वो आप यहाँ पर पुट करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसे आप 32 में ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। देखिए हमारे जो थर्मोमीटर है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग इन द सेंस कि उनकी रेंज डिफरेंट होती है। ओके, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है, मतलब कि जो डॉक्टर्स यूज करते हैं बेसिकली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसकी रेंज क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। एक हेल्दी पर्सन की जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। घर पे कॉमनली बोलते हैं हमारे पेरेंट्स 100 पे बुखार हो गया, 102 पे बुखार हो गया, तो व्हाट डज इट मीन, कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं, वो डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एक अनहेल्दी पर्सन एज इन किसी को फीवर हुआ है तो आपका मैक्सिमम मतलब एक हेल्दी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट के टर्म्स में देखें तो दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर हम कॉमन लैंग्वेज में जब हम यूज करते हैं कि 100 पे बुखार है, 100 पे है फीवर हमारा, या 102 पे है, तो व्हाट डज इट मीन कि हम किसमें बात कर रहे हैं, कौन सी यूनिट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। बट अगर एक अनहेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें तो देखिए आपका, जैसे कि हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट राइजिंग टेम्परेचर, आपकी बॉडी कोल्ड भी होती है ना, तो आपका जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर रेज हो सकता
है वो 37 से 42 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इससे ऊपर है तो फिर आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना बंद कर देगी और डेथ हो जाती है पर्सन की। एंड बिलो 35 इज ऑल्सो नॉट सुटेबल। बिलो 35 भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर सुटेबल नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाती है। ठीक है, थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेज होने के बाद मरकरी एक बार के लिए बैक फ्लो नहीं करती है और हम उस टेम्परेचर को आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। So far we have discussed about clinical thermometer. So our next is digital thermometer कि जो हमारे कौन यूज करते हैं। हमारा जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो फार्मास्यूटिकल और फूड टेस्टिंग में यूज होता है, मतलब हमारे लैब्स में यूज होता है बेसिकली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, जैसे कि ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है। सो अब डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, बिकॉज जो आपका मरकरी है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। बाय चांस अगर वो किसी की बॉडी में इंसर्ट हो गया, सपोज वो टूट गया थर्मोमीटर कहीं से लीकेज है, तो मरकरी हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकती है। ठीक है, और अगर एक बार अगर वो थर्मोमीटर नीचे गिर गया तो वो मरकरी बहुत जल्दी फैल भी जाती है। ठीक है, तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल। सो नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर इज इन ट्रेंड। ओके, वहां पर मरकरी की जगह पर क्या यूज होता है, थर्मिस्टर यूज होता है। ओके, अब ये जो थर्मिस्टर है क्या होता है, बेसिकली आपका जो राइजिंग टेम्परेचर है इस थर्मीटर से पास होके फर्दर एक आपकी जो एलसीडी स्क्रीन है, जो आपकी डिजिटल स्क्रीन है, उसमें आपका जो टेम्परेचर है वहां पर शो हो जाता है। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें तो दैट इज इसकी जो रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके ओके, अभी तक हमने टेम्परेचर की बात की। ठीक है, अब हम बात करेंगे हीट की। ठीक है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। ठीक है, ये तो आपका जो टेम्परेचर है ये तो आपका क्या प्रूव करता है कि ये तो सिर्फ मेजर करता है हॉटनेस और कोल्डनेस को, लेकिन हीट जो है आपकी हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसे? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, जब भी कोई टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में, the energy flows from the high temperature body to low temperature body. आपका जो नेचुरल फ्लो होता है हीट का वो कैसा होता है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी को, टिल द बोथ बॉडी रीच एट द सेम लेवल। ये जो हीट का ट्रांसफर है ये कब तक होता है, जब तक जो दोनों बॉडी है वो सेम लेवल पर नहीं आ जाती। जब ये दोनों बॉडी सेम लेवल पर आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मतलब कि जो वो टेम्परेचर रीच हो गया तो ना तो इस बॉडी से इस बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है ना यहाँ से वहां तक। ओके, एक बार दोबारा देखते हैं हीट को। When there is a temperature difference between two bodies, जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, the energy flows from high temperature body to low temperature body. हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में हमारी जो हीट है वो ट्रांसफर होती है किस पॉइंट तक, जब तक कि दोनों बॉडी के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। और जब वो टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ओके, so next we will be discussing about units of heat. Okay, अभी तक हमने टेम्परेचर की 3 यूनिट पढ़ी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इसी तरीके से आपकी जो हीट की यूनिट है दैट इज जूल एंड केल्विन। ओके, अच्छा, जूल एंड कैलोरी, कैलोरी से हम क्या समझते हैं, 1 कैलोरी, मतलब जैसे हम डिफाइन करते हैं 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसे ही हमारी 1 कैलोरी जो है वो कितने जूल के बराबर होती है। और डेफिनेशन क्या होती है कैलोरी की, बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम पानी को टेम्परेचर 1 डिग्री तक राइज करने पे जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो हमारी हीट क्या कहलाएगी, 1 कैलोरी। समझो दोबारा से, किसी कंटेनर में सपोज आपने 1 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, आपने उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया कि जी इतना है। अब आप उसको हीट सिर्फ कब तक दोगे, जब तक उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाता। तो जैसे ही उस 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज हो गया तो जितनी आपने नीचे से उसको हीट प्रोवाइड की वो आपकी क्या कहलाएगी, 1 कैलोरी। ओके, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम,
उसी तरीके से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. ओके, और वैसे ही 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी. ठीक है. ओके, सो जनरल इफेक्ट ऑफ हीट. हम हीट को हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं. इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर. ऑफ कोर्स, हम धूप में चले जाएं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है. हम एसी के नीचे बैठ जाएं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है. तो बेसिकली ये जो हीट ट्रांसफर है, हीट जब हमें गर्म भी कर सकते हो, जब हीट आउटफ्लो होती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन भी आता है. ठीक है. सो इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर. ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट चेंजेस इन डायमेंशन. ठीक है. ओके, अब क्या है कि जैसे आपका इसमें अगर थर्मल जिसे बोलते हैं कि चेंज ऑफ डायमेंशन में कोई चेंज आता है तो वो हमारा थर्मल चेंज आता है. हमने जैसे कि पीछे में डिस्कस किया था कि हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बेसिकली क्या है कि हीट जब किसी भी बॉडी को हम देते हैं, सॉरी, हीट जब किसी भी बॉडी को देते हैं तो वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है, राइट. तो हमारी जो एक्सपेंशन है वो तीन तरीके से हो सकती है. फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज सुपरफिशियल एंड थर्ड इज क्यूबिक. लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में आपकी जो शेप है वो चेंज हो रही है. सुपरफिशियल मतलब 2D में आपका एरिया चेंज हो रहा है. क्यूबिक मींस आपकी 3D में चेंज हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम में चेंज हो रहा है. ठीक है. कोई भी लिक्विड है, ठीक है, आप उसको जब गर्म करना शुरू करेंगे तो वो एक्सपेंड होना शुरू होगा, उसको वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है. कोई भी अगर सॉलिड है, सबसे पहले वो फैलना शुरू करेगी तो उसके एरिया में चेंज आएगा, राइट. एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन. एक्सपेंशन की हम कैसे एप्लीकेशन देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स में. ठीक है. आयरन रिंग हीटेड बिफोर फिटिंग. अब आप ये देखेंगे कि कोई भी टायर है उसके ऊपर जो आयरन रिंग जो है लगाई जाती है तो क्या किया जाता है, उस आयरन रिंग को पहले गर्म किया जाता है. ठीक है. जब उसे गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है और वो टायर पे एक बार इजीली फिट हो जाती है. लेकिन जैसे ही वो ठंडी होने लगती है वो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है और उससे अच्छे से टाइट हो जाती है. ठीक है. उसके बाद ये देखा जाता है कि देयर इज ऑलवेज स्मॉल गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स. रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप रखे जाते हैं. तो वो गैप किसलिए रखे जाते हैं, बिकॉज़ गर्मी के टाइम में जो रेलवे ट्रैक है वो एक्सपेंड होते हैं, सर्दी के टाइम पे वो ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई उनके बीच में गैप रखा जाता है फॉर एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन. क्रैक इन टम्बलर. ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड फॉर अस कि मतलब अगर हमने कोई सपोज एक टम्बलर लिया, ठीक है, और उसमें जब हम गरम गरम पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो एकदम से क्रैक हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो मटेरियल एकदम से एक्सपेंड हो जाता है, दैट्स व्हाई. ओके, अगर हम लिक्विड की बात करें तो दैट इज, हमने अभी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, मरकरी के बारे में जब हम देख रहे थे कि जैसे ही राइजिंग टेम्परेचर होता है वैसे वैसे वो लिक्विड आपका एक्सपेंड करता है. सो इसकी एक एप्लीकेशन तो क्यूबिकल थर्मोमीटर. हीट ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्टेट. जैसे कि हमने देखा कि जब हम लिक्विड्स को अगर टेम्परेचर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज होते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं. तो स्टेट चेंज करने में भी हीट रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. अब ये जो हमने अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि हीट जो है हमारी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी तक, तो इसके हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन. कंडक्शन से हम क्या समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या है, आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. जब हम आगे पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस हीट ट्रांसफर मेथड में. बेसिकली क्या होता है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है तभी ही आपका कंडक्शन फिजिबल हो पाता है. ठीक है. देखो जरा, वन बॉडी टू अनदर मतलब यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन जरूरी होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में. ठीक है. फिजिकल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है. देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस. हीट आपकी, जैसे आपने हीट की डेफिनेशन में ही पढ़ा कि देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज. ओके. जब दो बॉडीज के बीच में और जब वो फिजिकल कांटेक्ट में है एक दूसरे के, प्लस मीडियम है उनके बीच में. मीडियम से हम क्या समझते हैं, जैसे एयर. ठीक है. हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है जो कि एज अ मीडियम वर्क करती है, मतलब कि वो जो एनर्जी है उसको दूसरी बॉडी तक लेके जाती है एयर के पार्टिकल्स. ओके. तो ये है आपका कंडक्शन का फिनोमेना जिसमें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ आपकी हीट ट्रांसफर होती है. ओके. कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं. मीडियम की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है. ओके.
इसके बाद देखिए टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मेटल में हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक तरफ फाइट में ले लेते हैं। कंडक्टर्स आपकी वो बॉडीज होती हैं जो अपने अंदर से जो है हीट को इजीली ट्रांसफर होने देती है, ओके। और इंसुलेटर आपकी वो बॉडीज होती हैं जो कि हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है, दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर नहीं होने देती। जैसे कि अगर हम कंडक्टर में देखें, जैसे कि आपका कॉटन, अगर हम फैब्रिक्स की टर्म में बात करें, जैसे कि आपका जो कॉटन है, ठीक है, उसमें से जो आपकी हीट है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है। और उसी के अपोजिट जो आपके वुलन क्लॉथ्स है वो इंसुलेटर का काम करती हैं। वो सर्दी के टाइम पे हम वुलन क्लॉथ्स क्यों प्रेफर करते हैं? एक तो वो खुद वार्म होते हैं और दूसरा वार्म प्रोवाइड करते हैं, दूसरा वो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। हमारी बॉडी में जो हीट है उसको ट्रैप करके रखते हैं और बाहर नहीं जाने देते, ओके। Next is convection. So it is another type of heat transfer. अभी तक हमने convection के बारे में डिस्कस किया। Next is convection. Transfer of heat from the bottom to the top through the movement of the molecule. देखो, अब इसके लिए एक बेसिकली एक एक्टिविटी है, उसको मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। क्या है इस एक्टिविटी में? आपने एक कंटेनर लिया, ओके। उस कंटेनर में जब आपने वाटर को बॉईल करना शुरू किया, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली आपका जो वाटर जहां से आप हीट दे रहे हो, वो जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से गर्म होने के बाद वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। अब इस स्पेस को फिल करने के लिए जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पर आता है, तो एक सर्कुलर मोशन बन जाता है जिसमें आपका जो है हीट ऊपर जाती है और कोल्डनेस नीचे आती है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप थ्रू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें कौन रिस्पांसिबल है? कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपकी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं हीट को, ठीक है। इसकी दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखो बेसिकली ये जो दोनों फिनोमेना हैं ये आपके कोस्टल रीजन में जो है फिजिबल हो पाते हैं। कोस्टल रीजन बेसिकली आपके कौन से होते हैं? जो आपकी वाटर बॉडीज हैं उसके साइड पे जो, जैसे आपने देखा होगा बीच वगैरह होते हैं, वहां पर रेत होती है, ठीक है। साइड में वाटर बॉडी है और उसके बराबर में क्या होती है? रेत होती है। अब सैंड जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? जल्दी ही वो गर्म हो जाती है और उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। सी ब्रिज अगर हम देखें तो उसमें क्या रहता है? डे के टाइम पे आपका जो लैंड है वो जल्दी से हीट हो जाती है, ठीक है, और उसी के साथ आपका जो वाटर है उसको गर्म होने में उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। और एक फिनोमेना और कि जो चीज गर्म हो जाती है, ठीक है, वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। जैसे ही डे टाइम में आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो गर्म होना शुरू होते हैं, जो लैंड से जस्ट ऊपर वाली जो आपकी एयर है जब वो गर्म होना शुरू होती है तो वो गर्म हवा आपकी ऊपर उठना शुरू कर देती है। अब उसके कंपैरिजन में जो साथ में आपकी वाटर बॉडी है वो उसके जो ऊपर वाली एयर है वो कंपैरेटिवली ठंडी होती है। अब वो जो गर्म हवा है लैंड के ऊपर वाली वो धीरे-धीरे ऊपर उठना शुरू करती है। ओके, सो हमारे कन्वेक्शन के दो फिनोमेना हम पढ़ेंगे, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ठीक है। देखो क्या होता है कि सी ब्रिज की अगर हम बात करें या लैंड ब्रिज की बात करें तो बेसिकली ये फिजिबल कहाँ पर है? जो आपके कोस्टल एरियाज है। व्हाट डू वी मीन बाय कोस्टल एरियाज? मतलब जो बीच वाले एरियाज हैं आपके, साइड में तो आपका सैंड है, उसके बराबर में क्या है? वाटर बॉडी है। बेसिकली होता क्या है, जैसे जो सैंड है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? वो जल्दी ही गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि दिन के समय पर टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ठीक है, डे टाइम में आपकी जो लैंड है वो जल्दी से हीट हो जाती है, ठीक है। बट आपका जो वाटर बॉडी है वो लैंड सैंड के कंपैरिजन में इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, वो कंपैरेटिवली ठंडा ही रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो गर्म हो गई आपकी, चलो देखो एक बार, ये आपका लैंड वाला एरिया है, ठीक है, ये आपका वाटर बॉडी वाला एरिया है। दिन के समय पर इसके ऊपर वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हुए, गर्म होने के कारण ये ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर उठ गए तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? खाली स्पेस क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इस वाटर बॉडी से जो ऊपर वाली हवा है ये कंपैरेटिवली ठंडी है, तो ये यही बनी रहती है, ठीक
है। तो अब इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये जो वाटर बॉडी के ऊपर वाली जो हवा है ये वहां से मूव होना स्टार्ट कर देती है। तो जब आपका वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जो हवा का चलना है वो क्या कहलाता है, सी ब्रिज कहलाता है। यहाँ पर आपकी हवा की डायरेक्शन कैसी है, सी से लेके आपकी लैंड की तरफ है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। ओके, अब लैंड ब्रिज अगर हम देखें जो कि इसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना है, उसमें क्या होता है, रात के समय पर हमारा जो टेम्परेचर है वो वाटर का जो है कंपैरेटिवली, देखो जरा, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जितनी जल्दी आपकी जो लैंड है, सैंड है बेसिकली, वो गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। अब क्या है, यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ की जो एयर है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ठंडा होता है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर बॉडी एक बार गर्म हो गई थ्रू आउट द डे तो उतनी ही देर लगती है उसको दोबारा से ठंडा होने में। मतलब यहाँ वाली जो एयर है उसका टेम्परेचर क्या है, कंपैरेटिवली हाई है। अब उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई है तो वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। अब वैक्यूम कहाँ क्रिएट हुआ, वाटर बॉडी पर क्रिएट हुआ। तो अब हवा कहाँ से कहाँ की तरफ चलेगी, लैंड से वाटर की तरफ। तो जहां से हवा चलनी शुरू हुई वहीं से हमने फिनोमेना का नाम दिया। मतलब अब हमारी विंड की डायरेक्शन कैसी है, लैंड से लेके सी की तरफ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। और जबकि हमारे सी ब्रिज में कैसी थी, सी से लेके लैंड की तरफ, तो इसको हम सी ब्रिज बोलते हैं। ये आपके इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि सी ब्रिज में आपकी लैंड गर्म होती है जो कि दिन का फिनोमेना है, और आपकी नाइट के समय पर लैंड आपकी कूल रहती है। ओके, अब अगर हम देखें जैसे कि हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ लिया, तो अगर हम उसके एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे एसी हो गया, आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया, बेसिकली क्या होता है, आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं, ठीक है, एसी जो है बेसिकली उनका क्या रहता है कि हम उसको सीलिंग पे प्रेफर करते हैं कि हाइट पे लगाएं। रीजन क्या है इसका, जैसे हमारे रूम का टेम्परेचर हाई होता है और एयर कंडीशनर से जो हवा आ रही है वो कंपैरेटिवली कूल होती है, तो क्या रहता है कि जो हमारी हॉट एयर है वो हॉट होने के बाद ऊपर उठने लगती है, फिर उसको जो है अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो आउट हो जाती है, और आपकी जो कूल एयर है वो एसी से वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, जिससे आपकी कूलनेस जो है वो मेंटेन रहती है रूम में। ऐसे ही आपका एग्जॉस्ट फैन वर्क करता है कि उसको भी काफी हाइट पे लगाया जाता है, रीजन बीइंग कि आपका जो एग्जॉस्ट है वही कि आपकी जो हॉट एयर है, जो भी धुआं वगैरह है वो ऊपर उठना शुरू करता है, और जो एग्जॉस्ट है वो उसको सक कर लेता है और उसको आउट कर देता है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट इज दैट इज द अभी तक हमने जो है दो फिनोमेना पढ़ चुके हैं, हीट ट्रांसफर की, कन्वेक्शन और कन्वेक्शन। लास्ट फिनोमेना इज रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये तो हम हीट में ही पढ़ चुके हैं, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। इसमें क्या ऐसा अलग है कंडक्शन और कन्वेक्शन से, विदाउट हीटिंग द स्पेस। इसमें आपका जो स्पेस है वो हीट नहीं होता, हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट मेथड जिसमें कि आपकी हीट ट्रांसफर होती है। एग्जांपल सन एनर्जी, इसको बेटा मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रांसफर होने के लिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है ट्रांसफर होती है, एंड मतलब मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट डज इट मीन, आपने सुना हो तो कि स्पेस में वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब क्या है, वहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैसियस स्टेट में कोई भी पार्टिकल नहीं है। तो हमारा जब कंडक्शन के टाइम पे हमने पढ़ा कि वहां पर मीडियम की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को ट्रांसफर करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके, एंड आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द फास्टेस्ट मेथड। जैसे कि आपको पता होगा कि सन जो है, सन से लेके अर्थ तक जो लाइट हमारे तक पहुंचती है उसको मेयरली 8 मिनट्स लगते हैं, और हमारा डिस्टेंस जो है सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा है, फिर भी 1 मिनट में हमारे पास जो है वो हीट पहुंच जाती है। ओके, अब ये जो हम एप्लीकेशन की बात करें तो एक इसकी प्रॉपर्टी है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये भी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, व्हिच यू विल बी रीडिंग इन हायर क्लासेस,
उसके ऊपर ये फिनोमेना बेस्ड है कि जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है उसके ऊपर। जैसे आप इसको एक्सपीरियंस करते होंगे कि डार्क क्लोथ्स जो है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एंड ब्लैक जो है, ब्लैक कलर जो है वो सबसे गुड एब्जॉर्बर माना जाता है हीट का। ठीक है, आप अगर गर्मी के टाइम पर ब्लैक क्लोथ वियर करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, तो डार्क क्लोथ्स जो हैं जैसे रूफ्स इन हिली एरियाज, क्या होता है कि बेसिकली जो हिली एरियाज होते हैं वो कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन से। तो बेसिकली क्या रहता है कि उनकी जो रूफ्स बनाई जाती है वो डार्क कलर की बनाई जाती है, सो दैट जब दिन के समय पर टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो जो रूफ्स है वो क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर वो उसको रात के समय भी उस हीट को बनाए रखती है, जिसकी वजह से थोड़ा वार्म फील होता है। ठीक है, इसके अलावा हीटर के जो कॉइल जो हीटर्स घर में यूज होते हैं सर्दी के समय पे, आप पॉलिश शाइन, देखो एक और फिनोमिना है आपका रेडिएशन का कि ये जो है रिफ्लेक्ट बैक भी करती है आपकी रेडिएशंस को। तो जब आपकी कॉइल को जो है पॉलिश किया जाता है शाइनी, तो जो वो हीट है उसको रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी तरफ फेंकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, किसकी एप्लीकेशन हो गई, रेडिएशन की। So the last topic of our chapter is thermoplast. इसमें जो है बेसिकली आपके तीनों फिनोमेना इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका कन्वेक्शन भी, कन्वेक्शन भी और आपका रेडिएशन भी। बेसिकली आपका दो फिनोमेना यूज होते हैं, सॉरी, कंडक्शन और कन्वेक्शन वाला। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपने जैसे जो थर्मोप्लास्ट है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि आपने अगर उसमें गर्म चीज डाली तो वो गर्म रहेगी, ठंडी चीज डाली तो ठंडी रहेगी। उसका रीजन क्या है, ऐसा क्या जादू होता है उसमें कि गर्म डाली तो गर्म ही रह जाती है, ठंडी डाली तो ठंडी रह जाती है। तो देखो पहले एक बार डायग्राम देख लो। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये सिल्वर कलर की बॉल होती है। ठीक है, उसके बाद ये सिल्वर कलर की बॉल है जो आपकी, जो बेसिकली रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को एनहांस करती है। इस डबल बॉल के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल पार्टिकल। और लास्ट में आपका क्या है, आउटर केस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि सिल्वर कोटिंग ऑन द इनर बॉटल प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ठीक है, आपका रेडिएशन का फिनोमेना इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट शो करता है कि आपका जो फर्स्ट जो आपका सिल्वर कोटिंग है वो क्या करती है, प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ठीक है, मतलब अगर आपने उसमें कोल्ड ऑब्जेक्ट डाल दिया है, ठीक है, तो वो गर्म जो है उसको अंदर नहीं आने देगी, वो कोल्ड भी रहेगी। ठीक है, और अगर ऑलरेडी कोई गर्म आपने लिक्विड डाला है उसके अंदर तो उसको वो बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है, एंड द वैक्यूम बिटवीन इट्स डबल वॉल प्रिवेंट्स हीट बाय कन्वेक्शन। जैसा कि हमने कन्वेक्शन का फिनोमेना पढ़ा कि उसको भी हमारा मीडियम चाहिए, तो मतलब हमने जैसे पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे से हीट को ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। अब क्योंकि हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है जो कि हीट को नीचे से ऊपर की तरफ में पहुंचाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो हीट ट्रांसफर है वो वहीं पर ही रुक जाता है। लास्ट जो है आपका जो थिकनेस ऑफ द ग्लास वॉल है स्टॉप हीट एंट्रिंग और लीविंग द ग्लास बाय कंडक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा वो जो थिन वॉल है, कंडक्शन से क्या होता है बेसिकली आपका कि हायर बॉडी से, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी तक आपकी हीट ट्रांसफर होती है। तो ये जो थिन वॉल है ये प्रिवेंट करता है कि ना तो बाहर से हीट जाए और ना अंदर से हीट बाहर जाए, सेम ना तो कोल्डनेस बाहर से अंदर अफेक्ट करे ना अंदर की कोल्डनेस बाहर आए। ठीक है, तो इसके बाद जो लास्ट है आपका दैट इज द केस प्रोवाइड्स एडिशनल इंसुलेशन। जो आपका आउटर केस होता है वो भी एक प्रिवेंट करता है, इंसुलेशन की तरह काम करता है, मतलब वो हीट के फ्लो को वही रोक देता है। ओके, थैंक यू। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।